हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बच्चों आप लोग। अभी अपन जो पढ़ रहे हैं, अपन क्या पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से डिफरेंट ऑर्बिटल में फिल किया जाता है। उसके अकॉर्डिंग अपन ने क्या देखे थे, दो रूल पहले ही पढ़ लिए, N+L रूल और दूसरा वाला अपना था ऑफ-बो का प्रिंसिपल। ये दो रूल बच्चों अपन ने देख लिए थे, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे थे, डिफरेंट ऑर्बिटल्स में डिफरेंट सब शेल्स के अंदर अपन इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहे थे। अब बच्चों आज जो अपन पढ़ेंगे, थर्ड रूल पढ़ेंगे हुंड का मल्टीप्लिसिटी रूल और फोर्थ था पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब फर्स्ट वाला रूल अपन देख लेते हैं बच्चों, थर्ड अपन जो आज स्टार्ट कर रहे हैं, हुंड का मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। अब ये क्या रूल कहता है बच्चों, ध्यान देना। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फिल इन ऑल सब शेल्स सिंगली, आफ्टर दैट दे विल बी पेयर्ड। इसका मतलब क्या होता है, हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को सभी सब शेल में भरना है, लेकिन पहले क्या होंगे, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पहले हाफ फिल्ड होंगे, उसके बाद फुल फिल्ड होंगे। फॉर एग्जाम्पल अपन यहाँ पे ले लेते हैं बच्चों, देखो जैसे अपन ले लेते हैं सारा, अब सबसे पहले हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन में अपन को पता है 1s में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, हाँ कि नहीं। ये सब अपन किसके थ्रू करके आए थे, ऑफ-बो के प्रिंसिपल के हिसाब से देखा अपन ने। ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है, बात समझ गए। अपन ने क्या कहा, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, हीलियम में अपन ने क्या बताया था बच्चों, s में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं अपन लिथियम के लिए। लिथियम में क्या होता है, 2 यहाँ पे, एक s में, ठीक है। उसके बाद p खाली है अभी। अब बात कर लेते हैं बच्चों, लिथियम के बाद क्या था, बेरिलियम, 2 यहाँ पे, 3 4 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4। अब 5 की बात कर लेते हैं बोरोन की। बोरोन में देखना बच्चों, यहाँ पे ये 2 3 4 5 है, मैंने लिखा हुआ है उसके नाम के आगे, ठीक है, 5 लिखा हुआ है बच्चों। 5 का मतलब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन p में जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं अपन 6 कार्बन वाले पे। कार्बन में सेम ही चलेगा, दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब p वाले की बात कर लेते हैं बच्चों, तो p में देखो यहाँ पे 2 हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपन किसके ऊपर, 7 अपना नाइट्रोजन है, ये दोनों तो सेम चलेंगे। आ जाते हैं अपन वहाँ पे p ब्लॉक वाले के अंदर, अगर अपन देखेंगे तो 1 2 और 3, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बच्चों यहाँ ये चीज़ देखना, अपन ने क्या चीज़ करी, ये गौर करना। ये क्या कह रहा है, हुंड का मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल क्या कहता है कि मैक्सिमम मल्टीपल अपन को कंपाउंड मिलने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ऑर्बिट को क्या करना है, मैक्सिमम ऑर्बिट को काम में लेना है, बात समझे। अब यहाँ क्या केस हो सकता है, बोरोन तक तो अपन ने p में एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया। कार्बन के लिए क्या केस हो सकता था बच्चों कि यहाँ क्या होता है, यहाँ पे ना जाकर इलेक्ट्रॉन ऐसे भी चला जाता, रख सकते थे अपन ने क्या कहा था कि भैया p ब्लॉक के अंदर या d ब्लॉक या फिर f ब्लॉक में हमने कहा कि भैया इसके अंदर इसके पार्टीशन है और हर पार्टीशन में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम अलग अलग सिंगल रखने की बजाय दोनों को एक साथ ही रख देते हैं, हाँ कि नहीं। ये हो सकता था बच्चों, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं किया गया, क्योंकि हुंड का रूल क्या कहता है, हुंड का रूल कहता है कि हमें मैक्सिमम ऑर्बिटल को क्या करना है, काम में लेना है, ठीक है। खाली से खाली ऑर्बिटल को काम में लो तो क्या करो, सबसे पहले सभी इलेक्ट्रॉन को सिंगली भर दो, अकेले अकेले जाने दो, उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसको पेयर करेंगे। बात समझ में आई। हुंड का रूल क्या हमको बताता है कि भैया इलेक्ट्रॉन आप डाल रहे हो तो पहले पेयर नहीं करोगे, पहले सभी ऑर्बिटल को काम में लोगे सिंगली ऑक्यूपाई करके। बात समझ में आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन पहले आपको सिंगली रखने पड़ेंगे, उसके बाद आप उसको डबल करोगे। क्लियर है ये चीज। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, इसी रूल को फॉलो किया, इसके मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल को फॉलो किया। तो हमने कहा मैक्सिमम मल्टीपल अपन क्या करेंगे बच्चों, ऑर्बिटल काम में लेंगे, ठीक है। जैसे p के अपन ने 2 ऑर्बिटल ले लिए, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या निकल के आएगा, 1s में 2, 2s में 2, जो मैंने डैश करके बनाया, मतलब दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन है ही। उसके बाद 2p में कितने हो गए बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। अब आते हैं बच्चों अपन नेक्स्ट वाले पे, नाइट्रोजन वाले पे। तो नाइट्रोजन के लिए हम क्या बात कर लेते हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, दूसरा है, तीसरा अपन ने ऐसे रख दिया। हमने यहाँ पे क्या किया, इलेक्ट्रॉन को पेयर ना कर अनपेयर फॉर्म में रखा। तो हुंड का रूल हमको यही कहता है कि आप इलेक्ट्रॉन पहले पेयर नहीं करोगे, इलेक्ट्रॉनों को आप पहले अनपेयर करोगे, उसके बाद आप उसको पेयरिंग चालू करोगे। बात समझ गए। यहाँ पे तो क्या था, s में तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और कोई पार्टीशन वाली बात ही नहीं है, तो s का तो केस आता ही नहीं है। p वाले केस में अपन देखते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन पेयर ना कर सिंगल फॉर्म में उनको अरेंज करते हैं। यही हुंड का रूल हमें बताता है कि इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाएगा। इस साइड क्लियर। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है बच्चों, अगर अपन मान लो n के केस में अगर मैं कह दूँ 2 यहाँ पे भर दिए और 1 यहाँ पे रख दिया, तो ये कंपाउंड ज़्यादा स्थायी नहीं होगा। हुंड का रूल ये कहता है कि अगर आप एक इलेक्ट्रॉन भरते जाओगे तो हम बताते हैं या तो कौन से ऑर्बिट ज़्यादा स्टेबल होंगे, या तो p ब्लॉक पूरा खाली पड़ा रहे, या p ब्लॉक पूरा भरा हुआ हो, या p ब्लॉक आधा भरा हुआ हो। हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड एंड वेकेंट ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल देन एनी अदर। बात समझ में आई। तो ये हाफ फील्ड वाले जो आधे भरे हुए हैं वो भी क्या होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं, अत्यधिक स्थायी होंगे। ज़्यादा स्थायी होंगे तभी इनकी एनर्जी क्या होगी बच्चों, कम होगी। तो ये हाफ फील्ड वाली संरचना लाने के लिए हुंड ने अपना रूल दिया, जिसके हिसाब से बताया कि भाई पहले पेयर मत करो, पहले अनपेयर भरो, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करो।
क्लियर है ये चीज़, समझ में आ गई। अब अपन चलते बच्चों नेक्स्ट वाले रूल पे, ठीक है। अब अपन दूसरा रूल देख रहे हैं, पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब पॉली ने अपने रूल में क्या बताया वो ध्यान दो। उसने क्या कहा था बच्चों, अपन अभी तक 4 क्वांटम नंबर पढ़ के आए थे, आपको ध्यान है। एक अपन ने क्या पढ़ा था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक एजीम्यूचुअल क्वांटम नंबर, एक अपन ने पढ़ा था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एक अपन ने बताया था स्पिन क्वांटम नंबर। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बच्चों याद हो तो हमने एन के नंबर से बताया था, मतलब शेल। ए क्या था अपना, एजीम्यूचुअल क्वांटम नंबर, जिसको अपन ने किससे बताया था, अपन ने बताया था उसको सब शेल स्मॉल एल से। एन का वैल्यू हमने कहा था 1 2 3 4 हो सकता है, एल का वैल्यू 0 1 2 3 हो सकता है। ये क्या थे, के एल एम एन, ये क्या थे, एस पी डी एफ, ध्यान है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को अपन +1 0 -1 इससे बताते थे। एस के लिए तो क्या हो जाता था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0, एस के लिए तो बच्चों 0 था, पी के लिए +1 0 -1, और फिर डी के लिए +2 +1 0 -2 -1 ऐसे करके था। एफ के लिए भी उसके अकॉर्डिंग था, ठीक है। बात समझ गए, क्या हुआ, +1 0 और -1 होगा, इस तरीके से लिखना है, ठीक है। ये समझ में आ गया। और स्पिन क्वांटम नंबर अपन ने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन घूमता कैसे, तो क्या होता है स्पिन, अगर एक सीधी डायरेक्शन में जा रहा है क्लॉकवाइज तो +½ एंटी क्लॉकवाइज है तो बच्चों -½ ये चारों क्वांटम नंबर थे। अब यहाँ पे पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमको क्या कहता है बच्चों, ये नियम क्या बताता है, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए सारे क्वांटम नंबर्स क्या होंगे, कभी भी सेम नहीं होंगे। ये बात समझ में आई बच्चों, क्या कहने का मतलब है इसका, कि अगर अपन कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन उठा ले, किसी भी ऑर्बिटल से उठा लेते हैं, तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे, एक ना एक तो क्या होगी, चेंज होगी। और जनरली क्या चेंज होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन का स्पिन चेंज होगा। इसे अपन 1s2 की बात कर लेते हैं। s के 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कार्बन वाला केस उठा ले जिसमें 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप खुद यहाँ पे देखो कि इस कार्बन वाले में 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका n तो कितना हो गया 1, k शेल हो गई, l क्या हो गया 0, s के लिए l का मान 0 होता है, m भी s के लिए क्या हो जाता है बच्चों 0 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप स्पिन देखो, ये सब तो सेम है तीनों का, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए तीनों चीजें तो सेम आ गई, लेकिन अगर स्पिन की बात की जाए तो स्पिन अलग अलग हो गया, एक के लिए +½ एक के लिए -½ इसका मतलब चारों क्वांटम नंबर क्या हो गए, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए सही नहीं है, सेम नहीं है। ये क्या कहता है, पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यही बताता है कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कभी भी क्या होगा बच्चों, यहाँ पे चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम नहीं होगा। चारों क्वांटम में मोस्टली जो चेंज होगा वो क्या होगा, स्पिन का क्वांटम नंबर हमेशा चेंज आएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन कभी भी साथ में नहीं रहते, अपोजिटली स्पिन होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन यहाँ पे 2p वाले केस की। अगर p केस में अपन देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पे देखो इसका जो n का वैल्यू 2 है, p के लिए l का वैल्यू 1 आ जाता है, ठीक है। और m जो है यहाँ पे अपन को पता है +1 0 और -1, इसका मतलब अगर इस इलेक्ट्रॉन की बात की जाए बच्चों, तो यहाँ पे इसके लिए n और l तो सेम हो गए। अगर अपन इन दोनों इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इनका स्पिन भी सेम हो गया, सेम है स्पिन, ठीक है। अगर मैं p वाले इस इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो इसके लिए स्पिन सेम हो गया, इसका n का वैल्यू सेम है, l का वैल्यू सेम है, लेकिन m तो अलग अलग हो गया। m एक के लिए +1 है तो दूसरे के लिए 0 हो गया, इसका मतलब इसका चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं होंगे। बात समझ में आ गई। हुंट के रूल ने तो हमको क्या बताया कि पहले आप अनपेयर रखोगे, उसके बाद पेयरिंग चालू करोगे। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो पहले सबको अनपेयर रखेंगे, उसके बाद उनको पेयर करेंगे। और चौथा रूल पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि यहाँ पे कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं होंगे, कोई ना कोई एक नंबर क्या होगा जो डिफरेंट रहेगा। 3 सेम हो सकते हैं, चौथा वाला कभी भी सेम नहीं होगा। बात समझ गए, ये पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों, एग्जाम्पल से समझ में आ गया। कार्बन में अपन ने s के 2 इलेक्ट्रॉन के लिए देख लिया कि तीनों नंबर सेम है पर स्पिन बदल गया। p के लिए अपन ने देख लिया स्पिन भी सेम है, n और l का वैल्यू सेम है, लेकिन m का वैल्यू बदल गया। बात समझ में आ गई, तो ये रूल फॉलो हो गया, समझ में आ गया अपन को, ये क्लियर है बच्चों। तो अब अपन ने क्या देख लिया कि किस तरह से अपन इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, तो ये चीज हम लोगों ने देख ली बच्चे अपने चारों रूल के अकॉर्डिंग कि n+l में अपन ने देख लिया था n+l का वैल्यू सेम आना चाहिए। क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग अपन ने क्या देख लिया था, एक तो ऑफ्बो का प्रिंसिपल देखा कि जिसका एनर्जी लेवल कम है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरोगे, बाकियों में बाद में भरोगे। और आज अपन ने 2 रूल देख लिए, तो टोटल 4 रूल हमको समझ में आ गए, जिसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन को इजीली फिल कर सकते हैं। इज दैट क्लियर, समझ में आ गई बात, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, अब नया इफेक्ट पढ़ते हैं, ये क्लियर है, रब कर दूं इसको। अब बच्चों आते हैं अपन अपने नए टॉपिक पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है बच्चों, यहाँ पे देखो नाम से समझ में आ रहा होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। ठीक है, कैसे होता है बच्चों, यहाँ पे देखना अपन, यहाँ पे जैसे हमने पूरा सेटअप लगाया है, यहाँ पे आप खुद देख सकते हो। यहाँ पे क्या लिया है, एक मेटल प्लेट ली, मेटल की सरफेस, मेटल की प्लेट ली है बच्चों, उसमें से अपन ने क्या किया, उसको किसी किया बैटरी से कनेक्ट कर दिया। एक और मटेरियल जो क्या करेगा, वोल्ट को नोट कर लेगा, वोल्ट फ्रीक्वेंसी नोट कर सकता है कितनी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक डिटेक्टर लगाया जिससे पता चलेगा इलेक्ट्रॉन इससे टकराता है कि नहीं टकराता। अब क्या करें बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है, आपने क्या करा, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में किसी भी इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, उसको हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। मतलब लाइट की प्रेजेंस में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है। अब यहाँ पे देखना क्या किया है, एक मेटल की सरफेस ली, सरफेस के ऊपर अपन ने क्या किया, एक लाइट को डाला। जैसे ही आपने इस मेटल की सरफेस पे लाइट डाली है बच्चों, तो क्या होगा, लाइट की एनर्जी की वजह से जो मेटल की सरफेस पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था वो क्या करता है, बाहर निकलता है और बाहर की तरफ भागता है। और जो इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ भागा वो क्या बताएगा हमें, कि इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर निकला। जैसे अपन मान सकते हैं बच्चों, ये है क्या आपका मेटल का सरफेस। ठीक है, ये मेटल की सरफेस है, इसके ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, समझ लिया। अब जैसे ही यहाँ पे लाइट डाली गई, लाइट टकराई, या हम कह सकते हैं कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी। लाइट क्या होती है, एक तरह से एनर्जी है। तो लाइट को जैसे ही हमने इस सरफेस के ऊपर डाला, लाइट की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अभी तक शांत बैठा है, जैसे ही लाइट या एनर्जी उससे टकराएगी तो वो क्या करेगा, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके इसकी सरफेस से बाहर की तरफ भागेगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से बाहर निकला है, उसी इफेक्ट को हम क्या बताते हैं बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से बताते हैं। बात समझ में आ गई, क्या हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि मेटल की सरफेस पे या किसी भी अपन कह देते हैं किसी भी कंपाउंड की सरफेस पर जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, सरफेस पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट होंगे। जैसे ही आपने लाइट की बीम यहाँ पे डाली तो लाइट इससे स्ट्राइक हुई, टकराई, और टकराने के बाद वो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और क्या किया, वो बाहर की तरफ चला गया। ये पूरा इफेक्ट क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये वैक्यूम चैम्बर है, बैटरी से कनेक्ट किया। जैसे ही हमने क्या किया, एक अमाउंट ऑफ लाइट यहाँ पे टकराई मेटल की सरफेस पे बैटरी के थ्रू, लाइट जैसे ही टकराई यहाँ पे तो क्या हो गया, लाइट टकराते ही इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकला और डिटेक्टर पे जाके डिटेक्ट हो गया कि भैया कोई चीज़ टकराई है। कौन टकराया, मतलब इलेक्ट्रॉन टकराया, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव है, तभी कोई नेगेटिव चीज़ आके टकराई होगी। और हमें पता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज होता है। तो इससे अपन ने क्या किया, इस मीटर के थ्रू फ्रीक्वेंसी नोट कर ली और हमें पता चल गया कि इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट टकराई थी, तब जाके इलेक्ट्रॉन क्या किया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ। इतना क्लियर है, ये चीज़ समझ में आ गई बच्चों। अब यहाँ पे अपन क्या बता रहे हैं, देखो यही है इफेक्ट को किस तरीके से बताया वो देख लो। व्हेन सर्टेन मेटल वर एक्सपोज टू अ बीम ऑफ लाइट, कुछ मेटल जैसे कि कौन से होते हैं, पोटेशियम हो गया, रुबीडियम हो गया, सीजियम हो गया, एक्सेट्रा, है ना। तो ये सारे क्या होते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल, एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं बच्चों। एस ब्लॉक एलिमेंट कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि कुछ मेटल्स जो थे उनके साथ क्या किया, जैसे ही आपने उसको लाइट दी, बीम ऑफ लाइट दी या कुछ लाइट उनके ऊपर डाली गई, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकले। और ये फिनोमेना क्या कहलाता है बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। अब इसके रिजल्ट देखते हैं, इस एक्सपेरिमेंट से क्या हुआ। अब कुछ रिजल्ट निकल के आया बच्चों, देखना। नो टाइम डिफरेंस बिटवीन लाइट स्ट्राइकिंग ऑन सरफेस एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब बाहर की तरफ निकल गया, रिमूव हो गया, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन में और लाइट के टकराने में कोई भी टाइम डिफरेंस नहीं था। बात समझे, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे लाइट आई वैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। दोनों के लाइट के टकराने में और इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने में कोई भी टाइम डिफरेंस नहीं रहा। विद इन अ सेकेंड हुआ कि पलक झपकते ही लाइट यहाँ टकराई और पलक झपकते ही इलेक्ट्रॉन बाहर भाग गया। ये बात समझ में आई। दूसरा पॉइंट क्या निकला बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजेक्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी का मतलब जितनी स्ट्रॉन्ग लाइट हम डालेंगे बच्चों, लाइट की इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि लाइट कितनी स्ट्रॉन्ग है। जितनी स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी की लाइट अपन डालेंगे तो क्या होगा, वैसे ही इलेक्ट्रॉन जितनी ज़्यादा मात्रा में बाहर निकलेंगे। मान लो जैसे मैंने क्या करा, एक हल्की लाइट यहाँ पे डाली तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, बहुत सारी बीम ऑफ लाइट लिया हूँ या बहुत स्ट्रॉन्ग या बहुत तेज चुभने वाली लाइट यहाँ पे डालूंगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के निकलने का नंबर भी क्या होगा बच्चों, बढ़ जाएगा। बात समझ गए। तो यहाँ पे अपन क्या कह रहे हैं कि जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड हो रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएंगे, लाइट की इंटेंसिटी के। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट हम देंगे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट अपन बताते हैं, ईच मेटल हैव न्यू जीरो, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। न्यू जीरो अपन क्या बताते हैं बच्चों, फ्रीक्वेंसी से बताते हैं न्यू। और यहाँ पे हमने क्या किया, हर मेटल के पास कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, उस एनर्जी को अपन क्या बता देते हैं, मेटल है। आपने क्या कहा था बच्चों, ये मेटल की सरफेस है, ठीक है। मेटल की सरफेस पे हमने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। अब मेटल की सरफेस पे इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इनमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी तो होगी, मिनिमम एनर्जी इनके पास होगी, जिसको अपन क्या कहते हैं बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और वो एनर्जी अगर हम फ्रीक्वेंसी की टर्म में बताएं तो ये क्या बताते हैं बच्चों, अपन इसको थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसका वैल्यू होता है न्यू जीरो। न्यू जीरो बताते हैं, इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं, मेटल के खुद के पास कुछ ना कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी तो होगी ही होगी, और उसको किससे बताते हैं, न्यू जीरो से बता दिया।
अगर इससे कम एनर्जी की लाइट डालोगे तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि ये तो मिनिमम एनर्जी उसके पास है ही। अगर इतना ही ताकतवर होता तो इसी एनर्जी के साथ बाहर निकल जाता, लेकिन नहीं निकला, क्योंकि क्या होता है, ये तो मिनिमम एनर्जी है, इसको इससे ज़्यादा क्या चाहिए होगी, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो अपन क्या करेंगे, जो न्यू देंगे अपन इसको, फ्रीक्वेंसी जो देंगे लाइट की फ्रीक्वेंसी, वो क्या होनी चाहिए बच्चों, न्यू जीरो से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए। बात समझ गए। अगर इसका वैल्यू अपन मान लेते हैं 5 है, तो इसका कम से कम 15 या 20 तो होना चाहिए, क्योंकि अगर आप 5 से नीचे दोगे, 2 या 3 फ्रीक्वेंसी की लाइट आपने दी, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकलेगा। तो थर्ड पॉइंट क्या समझ में आया कि हर मेटल के पास न्यू जीरो एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पाई जाती है, इसी के ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाई देगा। इसका मतलब आपको अगर एनर्जी देनी है तो आपको न्यू जीरो से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अगर आप कम वाली देते हो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जितनी एनर्जी उतनी तो उसके पास है ही। अपन नहीं मान सकते कि किसी बच्चे को बाहर क्या करना है, घूमने जाना है, उसके पास हम कह देते भाई 10,000 उसके पास है, लेकिन बाहर जाने का खर्चा है 1 लाख। बात समझ गए। अगर आप उसको 10,000 से कम पैसा दोगे, 5,000 दोगे, 2,000 दोगे, तो वो बाहर जा ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर उसको क्या मिल जाते हैं, उससे ज़्यादा पैसा मिलता है जितना उसके पास है, तभी तो वो जोड़ेगा, तभी तो बाहर जाएगा। बात समझ में आई। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, 10,000 तो उसके पास है ही, अपन को 10,000 से ज़्यादा अमाउंट देना पड़ेगा। कम देंगे तो कोई चांस नहीं है, ज़्यादा चांस देंगे तो क्या होगा, थोड़े चांसेस बढ़ेंगे उसके बाहर जाने के। तो अपन को क्या करना पड़ेगा बच्चों, जितनी एनर्जी उसके पास है उससे ज़्यादा ही एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। तो अपन यहाँ पे कहा कि भाई इसके पास जो एनर्जी है वो न्यू जीरो है, जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू जीरो है, आपको देनी है तो न्यू जीरो से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी दोगे, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखेगा, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन वही रह जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि न्यू जीरो का वैल्यू हमेशा क्या होगा, वो न्यू से ज़्यादा ही होगा, कम ही होगा, सॉरी। न्यू जीरो तो क्या हो गई, उस मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और ये वो फ्रीक्वेंसी हुई जो हमने इसको ज़्यादा दी, और जो देंगे हम फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी हमेशा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा ही आएगी। यही बच्चों पूरा कुल मिला के आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। ये समझ में आ गया क्या चीज़ है, ठीक है। इसको रब कर दें, आगे चलते हैं अब अपन। अब बच्चों बात कर लेते हैं अपन स्पेक्ट्रम की। स्पेक्ट्रम क्या चीज़ होती है वो देख लो। अपन क्या कहते हैं, व्हेन अ रेडिएशन पास थ्रू अ प्रिज्म इज डिस्पर्स एंड गिव डिफरेंट स्पेक्ट्रम। क्या मतलब होता है बच्चों, क्या चीज़ होती है स्पेक्ट्रम, अपन समझते हैं। हम यहाँ पे क्या बताते हैं कि जब भी आप क्या करते हो, कोई लाइट, आप देखो कोई भी वाइट लाइट की बात कर सकते हो, या कोई रेडिएशन। लाइट क्या होती है, असल में रेडिएशन ही होती है। हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है। रेडिएशन की बात कर ले भैया, लाइट की बात करते हैं बच्चों। क्या कर रहे हैं, जब कोई लाइट क्या करती है, कोई प्रिज्म से इसे पास करवाते हो, कभी भी कोई वाइट लाइट की बात करें या कोई रेडिएशन की हम बात करते हैं, तो क्या होता है बच्चों, ये प्रिज्म में से पास होने के बाद क्या होती है, डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है, फैल जाती है, या हम इसको कह सकते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब लाइट स्कैटर हो जाती है या डिस्पर्स होती है तो क्या करती है, वो डिफरेंट पैटर्न बना देती है। उन्हीं पैटर्न को अपन क्या कहते हैं बच्चों, स्पेक्ट्रम की फॉर्म में पढ़ते हैं। बात समझ गए। अब 2 टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं, एक इमिशन होता है, एक एब्जॉर्प्शन होता है। इमिशन आप लोग पढ़ के आए हो पहले, जैसे अपन कहते थे इलेक्ट्रॉन इमिट करता है एनर्जी, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट हुई वो क्या कहलाई, इमिशन स्पेक्ट्रा, और जो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हुई वो क्या कहलाती है बच्चों, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहलाती है। अब इमिशन स्पेक्ट्रा जो है वो 3 टाइप में अपन को मिलता है। एक तो कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि जैसे ही आपने लाइट को पास आउट करवाया, तो जो आपको बच्चों यहाँ पे मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, एक स्पेक्ट्रम मिलेगा। स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस होगा। इसका एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको। जैसे आपने देखा है विब्ग्योर बनता है, अपन क्या कहते हैं, जब रेन हो जाती है तो रेन होने के बाद क्या मिलता है आपको, इंद्रधनुष मिलता है, रेनबो बनता है। तो रेनबो का अगर आपने बच्चों कलर नोट किया हो, तो कलर क्या होते हैं, एक दूसरे में डिफ्यूज होते हैं। मतलब आप कहीं पता नहीं लगा सकते कि भैया ये जो था वॉयलेट कलर कहाँ से, इंडिगो कहाँ से चालू हुआ, ब्लू कहाँ से चालू हुआ, ग्रीन कहाँ से चालू हुआ, वो हम क्या कर सकते हैं, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब जो भी हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा बच्चों, आपस में क्या होगा, मिक्स होगा। बात समझे। जहाँ पे मान लो ब्लू कलर का अगर यहाँ पे है, तो ब्लू के नीचे से ग्रीन चालू हो गया, तो इन दोनों के बीच में कोई भी डिफाइंड लाइन नहीं है, ये मिक्स हो रहे हैं आपस में। क्लियर है। तो अपन बात करते हैं जब रेनबो की। रेनबो बच्चों आपने देखा है, तो आप क्या कर सकते हो, दूर से तो समझ में आता है, आइडेंटिफाई होते हैं कि ये कलर प्रेजेंट है, लेकिन हम उसमें कोई भी बॉर्डर नहीं बना सकते कि ये बॉर्डर इस कलर की है, दूसरे कलर की दूसरी बॉर्डर होगी। क्योंकि क्या होते हैं, ये जो स्पेक्ट्रम आते हैं डिफरेंट कलर के, वो आपस में क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, या हम कह सकते हैं मिक्स होते हैं। तो उन्हीं स्पेक्ट्रम को अपन क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, मतलब एक में एक मिक्स रहेगा। सेकेंड इमिशन वाले स्पेक्ट्रम की बात कर लेते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम। अब क्या किया आपने, प्रिज्म से लाइट को पास आउट करवाया, तो यहाँ पे आपको जो स्पेक्ट्रम मिल रहा है बच्चों, लाइन की फॉर्म में मिल रहा है। आप देख सकते हो, ये एक लाइन मिली, फिर ये एक लाइन मिली, फिर ये एक लाइन मिली। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी डिफरेंट क्या है, कुछ ना कुछ लाइन के बीच में डिस्टेंस है। तो ये जो लाइन्स मिली, ये क्या हो गया, एक लाइन फॉर्म में स्पेक्ट्रम आपको मिल गया। तीसरा आपने पास आउट करवाई, तो अब आपको कैसा मिल रहा है, बैंड की फॉर्म में मिल रहा है। बैंड मतलब ये इतना चौड़ा आपको एक कलर की कलर्ड बैंड मिल जाएगा, जैसे रेड कलर का आपको दिखाई देने लग गया ये पट्टा।
आप देखोगे थोड़ी देर बाद ऐसा बैंड आपको रेड कलर का दिखा, ये बैंड आपको ब्लू कलर का दिखा, तो क्या हो रहा है, कलर्ड बैंड आपको दूर दूर दिखाई दे रहे हैं कि इनके बीच में स्पेस है और ये आपको कलर्ड बैंड दिखाई देते हैं। तो इस तरह के स्पेक्ट्रम को अपन बैंड स्पेक्ट्रम कह देते हैं। क्लियर है ये चीज़। अब बात करते हैं अपन एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन में बच्चों देखोगे दो टाइप के स्पेक्ट्रम मिलेंगे, लाइन और बैंड, वही वाला जैसे यहाँ पे अपन ने बात की थी डिफरेंट लाइन्स मिलती है, यहाँ पर भी लाइन स्पेक्ट्रम मिल जाएंगे। बैंड की बात करी तो बच्चों डिफरेंट कलर के बैंड हमको दिखाई देते हैं। बात समझ में आ गई। इमिशन जो होते हैं बच्चों तीन टाइप के होते हैं, कंटिन्यूस वाले, लाइन वाले और बैंड वाले। और एब्जॉर्प्शन वाले की बात करेंगे तो दो टाइप के स्पेक्ट्रम मिलेंगे, एक लाइन वाला और एक बैंड वाला। कंटिन्यूस वाला एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के अंदर नहीं आता है। क्लियर है ये। एनर्जी इमिट होती है तो इमिशन स्पेक्ट्रा, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक। तो स्पेक्ट्रम अपन लोगों ने देख लिया। तो अपना बच्चों ये वाला चैप्टर जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम यहाँ पे खत्म होता है। अब अपन नया चैप्टर अपने नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। कोई डाउट है किसी को? जो पढ़ लिया उसमें कोई डाउट है बच्चों आप लोगों को? क्लियर है? ठीक है, ओके क्लास। कोई डाउट है पूछ सकते हो आप लोग? नहीं है? थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू क्लास।